हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस होंगे और इनको हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। कहने के लिए बस 15 क्वेश्चंस, कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ से इस क्लास से मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कौन से दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से सोलर सिस्टम में ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ये हैं बुध और शुक्र। ठीक है, मरकरी एंड वीनस की कोई भी सैटेलाइट, उपग्रह का मतलब क्या होगा? सैटेलाइट नहीं है। तो किन दो ग्रहों के कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह नहीं है, उपग्रह, इनके कोई उपग्रह नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं है। आइए एक बार सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? ये है सन। क्या है? ये है सन। अब सन से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है? तो देखते हैं, सन हो गया। अब सन के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें कौन सा है, तो सन के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। बुध के बाद से शुक्र है, शुक्र के बाद से पृथ्वी, तब ये हमारा मून। बीच में क्या है? मून है, यानी कि पृथ्वी और मंगल के बीच में क्या है? मून है। फिर मून के बाद से क्या होता है? मंगल, मंगल के बाद से बृहस्पति और इसके बाद से शनि, और सबसे बाद में क्या है? अरुण, यानी कि नेपचून। तो सबसे अगर दूर कोई है तो कौन सा है? नेपचून, यानी कि अरुण है। अगर बात करें कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो ये है मरकरी, यानी कि बुध है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा? अरुण है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? यानी कि सारे अभी पृथ्वी पर सूर्य कहाँ उगते हैं? तो पूरब से। लेकिन कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे पश्चिम में सूर्य उगता है? तो ये है शुक्र। अब इस शुक्र ग्रह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये क्या है? विनस, यानी कि शुक्र ग्रह। इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम क्या है? इसे सुबह का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की बहन तथा इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इन सारे एक एक चीज़ों को पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, हैली का धूमकेतु, यानी कि हैली धूमकेतु कितनी साल में एक बार दिखाई देता है? हैली नाम का धूमकेतु जो है कितने साल बाद? 76 ईयर बाद दिखाई देता है। ठीक है, हैली धूमकेतु है, ये भी याद रखिएगा। हैली क्या है? तो एक धूमकेतु है। अच्छा, चौथा प्रश्न देखते हैं, तारों से आने वाली रोशनी उनके किस गुण का संकेत देती है? किस गुण का संकेत देती है? तापमान का, टेम्परेचर का। तारों से जो रोशनी आती है वो किसका संकेत देती है? तो तापमान का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यानी कि पृथ्वी पर तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है ही है, उसके अलावा कहाँ पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है? तो यह है कहाँ पे है? मून पर, यानी कि चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है। याद रखिएगा, मून पर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वनडे से लेकर के यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मून के बारे में। मून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जानते हैं कि सबसे पहले 1969 में अपोलो मिशन, बहुत बार पूछा गया है, अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? तो बात करें कि पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाले कौन थे, तो 1969 में मिशन कौन था? अपोलो मिशन था। और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। कब रखा था? 1969 में। याद रखिएगा आप लोग, 1969 में क्या हुआ था? भारत में इसरो का गठन हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। छठा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, 1.3 सेकंड चंद्रमा के लिए है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी आती है 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर आती है। सातवां प्रश्न है, अगर सूर्य न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अगर सूर्य नहीं हो तो आकाश का रंग ब्लैक, यानी कि काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे बैठते, जो प्लेन में यात्री बैठते हैं, सफ़र करते हैं, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि कैसा रंग दिखाई देता है आसमान का? काला। लेकिन धरती से कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। आठवां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस रूप में आती है? तो सूर्य की ऊर्जा किस रूप में आती है? लघु तरंग, यानी कि शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। किस रूप में आती है? शॉर्ट वेव के रूप में आती है। नौवें प्रश्न को देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक समय लगाने में कौन सा ऐसा
ग्रह है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है, तो ये है वरुण यानी कि नेपच्यून। कितने ईयर? 165 यानी कि 165 वर्ष लगाता है यह। कितना? 165 वर्ष लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। आइए देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह, एक लिस्ट मैंने दे दिया है, कौन सा ग्रह जो है कितना समय लगाता है। सबसे पहले सोलर सिस्टम को एक बार और समझिए कि ये है क्या है, ये सूर्य हो गए, ये हो गए सूर्य। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो कौन सा? बुध है। बुध। उसके बाद से अगर बात करें कि सूर्य से, बुध के बाद से कौन सा है? तो शुक्र यानी कि विनस। उसके बाद से क्या है? पृथ्वी। उसके बाद से क्या है? चंद्रमा। ठीक है, मंगल बीच में है, चंद्रमा। उसके बाद से ये कौन सा है? तो ये बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण है। ठीक है, और ये वरुण हो गए। ये है क्रम इनका सोलर सिस्टम में। आइए आगे देखते हैं अब ग्रहों और उनके परिक्रमण काल, यानी कि कौन सा ग्रह सूर्य का कितनी ईयर में परिक्रमा लगाता है, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाने में लगने वाला समय। ठीक है, आप देखते हैं बुध कितना टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 88 पृथ्वी दिन, यानी कि 88 दिन। ठीक है, 88 दिन लेता है। विनस कितना दिन लेता है? तो विनस लेता है कितना? 225 दिन लेता है। पृथ्वी कितना लेती है? तो 365.26 दिन लेती है, यानी कि 1 वर्ष लेती है पृथ्वी। मंगल कितना? मंगल यानी कि मार्स कितना लेता है? 1.8 पृथ्वी वर्ष लेता है। बृहस्पति जुपिटर कितना लेता है? तो 11.86 पृथ्वी वर्ष लेता है। शनि कितना? सैटर्न तो 29.46 पृथ्वी वर्ष लेता है। यूरेनस कितना लेता है? 84 पृथ्वी वर्ष। और बात करें नेपच्यून यानी कि वरुण की, तो सबसे ज़्यादा समय लेता है, 165 पृथ्वी ईयर लेता है यह सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फैक्ट और है, मंगल यानी कि मार्स को क्या कहते हैं? तो रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी कि समर सोलिस्टिक कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में समर सोलिस्टिक कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, और 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा। कब सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। 10वां प्रश्न है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? लगभग कितना है? 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 11वां प्रश्न VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप एक प्रश्न के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। पृथ्वी सूर्य से दूर, यानी कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर मतलब उस जब दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं? एपिहिलेशन कब होता है? यानी कि एपिहिलेशन कब होता है, ये पूछ रहा है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर कब होती है? ये क्या हो गए? अर्थ। और ये क्या है? सन। यानी कि जो है ये अर्थ सन से सबसे दूर कब होती है, आपसे वही डेट यहाँ पे पूछ रहा है। तो कब होती है? तो देखिए, बात करें 4 जुलाई को, 4 जुलाई में, वो भी कौन सी जुलाई? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक है, या सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है इस दिन। अब यहाँ पे समझिए 2 फैक्ट। ये 4 जुलाई, यहाँ पे 4 जुलाई को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इस दिन दूरी कितनी होती है पृथ्वी की सूर्य से? तो 15.2 करोड़ होता है। ठीक है, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है अपसौर के दिन। बात करें उपसौर, ये उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। और इस दिन पृथ्वी सूर्य के कितने नज़दीक होती है? तो इस दिन जो है कितनी नज़दीक होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसे उपसौर यानी कि पेरिहिलेशन कहते हैं। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। याद रखिएगा कि एपिहिलेशन एंड पेरिहिलेशन दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो एपिहिलेशन का मतलब क्या हो गया? अपसौर, जो 4 जुलाई को होता है, और पेरिहिलेशन का मतलब हो गया उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है। दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सबसे कठिन मानचित्रण कौन सा है? तो कौन सा है? सी फ्लोर यानी कि समुद्र तल का मानचित्रण करना सबसे कठिन है। 14वां प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड, यूके से डिनोट कर रही है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, यहाँ से। और गंगा नदी को बांग्लादेश में ये है बांग्लादेश, देखिए ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना। ये भी प्रश्न बनता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है और इधर से गंगा नदी आ रही है, और इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो
तो इन्हें मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ताकि सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होते रहे। अब आइए हम देखते हैं गंगा नदी के जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स, उनको जानते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट जो बाएं तरफ से, कौन कौन सी गंगा नदी को लेफ्ट यानी कि बाएं तरीके तरफ से सहायक नदियां हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को हम जानते हैं गंगा की। तो देखिए गंगा की, ये गंगा है और इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। इसको गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को हम ट्रिक से देखते हैं, आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, RGGKM, बस याद रखिएगा। तो आपको याद रहेगा गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि LBT, याद रखिएगा LBT किसकी? गंगा की LBT लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। कौन कौन सी? RGGKM। अब इसको डिफाइन करते, R क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। क्रम पूछता है, क्रम याद रखिएगा, क्रम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद होगी तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो अपने आप लोग एग्जाम में पूछे तो कर जाएंगे कि गंगा की दाहिनी तरफ से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं। यमुना है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, टोंस लिखा है, टोंस है, और कौन सा है? शोन है और दामोदर नदी है। ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। आई होप आपको ये जो है गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग 15वें प्रश्न को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां भी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? अभी हमने किसको जाना? अभी हमने जाना था गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की यानी कि जी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। बट यहाँ पूछा है आपसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। भारत में मुख्य राज्य यानी कि भारत में कहाँ से बहती है ये ब्रह्मपुत्र नदी? तो देखिए निकलती कहाँ से है? तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका मुहाना माउथ क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। अब जो है ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ हैं, देख लेते हैं क्या है। मानस है, कामेंग है, मानस हो गई, कामेंग हुई, वो हिरिंग हो गई, सुबनसिरी हो गई, तीस्ता हो गई, कोपिली, दिबांग, दिहांग और एक और छोटा यहाँ पे लोहित। लोहित बहुत बार पूछा गया तो याद रखिएगा। ये जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, मानस, कामेंग, बुरहिदिंग, सुबनसिरी, तीस्ता, कोपिली, दिहांग, दिबांग, लोहित। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आज हमने क्या है कि स्टैटिक जीके में 15 क्वेश्चन पढ़ा। बस 15 कहने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक्सप्लेनेशन से कम 50+ क्वेश्चन हमने आपको इस क्लास में करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत ही जल्द, मतलब ये सीरीज आपको जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।